Welcome back friends to hematology class. Today we will study the standard operating procedure for total red blood cell count और RBC count. इरिथ्रोसाइट के नाम से भी ये जाना जाता है आरबीसी. तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कैसे हम मैनुअली आरबीसी को काउंट करते हैं. काउंटिंग से पहले थोड़ा सा आरबीसी के बारे में जान लेते हैं. आरबीसी क्या है? तो ये आपका रेड ब्लड सेल्स है, यानी इरिथ्रोसाइट्स हैं आपके सेल्स के, ब्लड सेल्स के एक पार्ट है. ब्लड सेल्स में जैसे आपका टीएलसी है, डीएलसी है और प्लेटलेट है या आरबीसी है. तो एक आरबीसी एक पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में रहता है. अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स में कौन सा क्वांटिटी में आपको सेल देखने को मिलता है, तो वो आरबीसी है. ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, आयरन कंटेनिंग के लिए, कि आपके बॉडी में आयरन की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होगी और साथ ही साथ में ऑक्सीजन कितना कैरी कर पा रहा है आपका जो बॉडी है कंप्लीट ब्लड के अकॉर्डिंगली, वो कितना ऑक्सीजन लेवल रह रहा है उस पर भी डिपेंड करता है. इरिथ्रोसाइट की बात करें तो ये कंडीशनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंडर में दो कैटेगरी में देखा जाता है. पहला आपका इरिथ्रोसाइटोपिनिया, जो कि एनीमिक केसेस होते हैं आपके आरबीसी के, यानी आरबीसी आपके रेड ब्लड सेल नॉर्मल रेंज से डाउन चले जाते हैं. वहीं पे देखा जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस, यानी वो कंडीशन जहां नॉर्मल रेंज से आरबीसी की वैल्यू हाई यानी ऊपर चली जाती है. अगर हम एक नॉर्मल रेंज की बात कर लें तो मेल के अंदर नॉर्मल रेंज होती है 4.5 से 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम. तो अगर आपके 4.5 से नीचे वैल्यू जा रही है तो वो हो जाएगा आपका इरिथ्रोसाइटोपिनिया कंडीशन, और अगर आपकी 6 मिलियन से ऊपर वैल्यू जा रही है तो वो हो जाएगा इरिथ्रोसाइटोसिस कंडीशन. ऐसे ही फीमेल की बात करें तो 4.5 से लेके 4.0 की जो रेंज है, यानी 4.0 टू 4.5 या 5 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर 4 मिलियन सेल से नीचे जाएगा तो वो हो गया आपका इरिथ्रोसाइटोपिनिया कंडीशन. और अगर वो 5 मिलियन या 4.5 मिलियन से ऊपर रहता है, डिपेंडिंग ऑन द, देखो नॉर्मल रेंज क्या है, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट. जो आप कंपनी का रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग की नॉर्मल रेंज फिक्स रहती है. तो थोड़ा सा 0.5 का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है. तो वहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू माय नॉर्मल रेंज 4.5 से अगर ऊपर आता है तो वो इरिथ्रोसाइटोसिस कंडीशन के अंडर में आएगा. अगर मैं बात करूं कि एट बर्थ, यानी आपका जब बच्चा पैदा होता है तो उस केस में आपके आरबीसी सेल्स कितने होते हैं, तो उस केस में सबसे ज़्यादा आरबीसी सेल देखे जाते हैं जो कि 6.5 मिलियन से लेकर 7.25 मिलियन तक देखे गए हैं पर क्यूबिक एमएम, यानी 6.5 से 7.25 मिलियन सेल्स. मिलियंस इज मोर देन एनफ, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं. ठीक है, ये उसका रीज़न है कि बच्चा जब छोटा होता है, ग्रोइंग स्टेज होती है, फास्ट ग्रोइंग स्टेज होती है, तो उस टाइम पे जो आरबीसी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. अब मैं बात करूं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपका जो इंक्रीज ऑफ आरबीसी हो जाता है. तो आपका क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है. अगर आपके हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़, तो उस केस में देखा जाता है कई बार आरबीसी साइड्स जो सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं. अगर लंग्स इन्फेक्शन होता है, आपको कोई भी क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन है या आपका पॉलीसाइथीमिया कंडीशन है, तो उस केस में क्या होता है, आपके आरबीसी सेल्स यानी इरिथ्रोसाइट सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी जो आपकी नॉर्मल रेंज का इंक्रीज्ड वैल्यू है उससे ऊपर चले जाते हैं, यानी 6 मिलियन या 4.5 मिलियन से ऊपर. अगर मैं बात करूं कि डिक्रीज यानी इरिथ्रोसाइटोपिनिया की कंडीशन, तो वहाँ पे आपका ओल्ड एज यानी एज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके सेल्स जो हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती हैं. एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देखा जाता है कई बार कि आरबीसी सेल्स जो है आपका, यानी इरिथ्रोसाइट जो काउंट है वो रिड्यूस हो गया है देन द नॉर्मल रेंज. और एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है अंडर एनीमिया कंडीशन, चाहे वो आपका आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 हो, फॉलिक एसिड हो. ठीक है, ये तीन एक मोटा कंडीशन मैंने आपको बता दिया जिसमें एनीमिक कंडीशन, जिसके अंदर आपका आरबीसी सेल्स जो है वो डाउन देखने को मिलता है. अब आ जाते हैं स्पेसिमेन टाइप, यानी पर्टिकुलर आपके टेस्ट के अंडर में. तो कौन सा स्पेसिमेन टाइप है जिसमें आप आरबीसी सेल को काउंट करते हैं? तो कैपिलरी ब्लड से भी कर सकते हैं आप, वेनस ब्लड से भी कर सकते हैं. अगर आप वेनस ब्लड ले रहे हैं तो ईडीटीए वाइल्ड सैंपल, एंटीकोगुलेटेड सैंपल रहेगा. अगर आप होल ब्लड ले रहे हैं, कैपिलरी ब्लड जिसको हम बोलते हैं, तो आप डायरेक्टली फिंगर प्रिक से आप पंचर करके और जो आपकी आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड पिपेट है उसके अंदर आप 0.5 मार्क तक फिल करेंगे. अब आ जाते हैं प्रिंसिपल पे कि प्रिंसिपल क्या कहता है. तो जब डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी जब आपका स्पेसिमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड 1:200 में आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ जब मिक्स होता है तो वो एक मिक्सचर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है. वो मिक्सचर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आरबीसी सेल्स को स्टेन करता है और बाकी सेल को निग्लेक्ट कर देता है, अनस्टेन कर देता है. तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूबल चैम्बर में उस सेल्स को देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको
आरबीसी सेल्स नजर आते हैं, बाकी कोई भी सेल आपको नजर नहीं आते हैं। बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या सामान रिक्वायर्ड रहेगा। तो सबसे पहला आपका माइक्रोस्कोप रिक्वायरमेंट है, दूसरा इम्प्रूव न्यूम्बर चैम्बर जैसा आपका रहता है उस तरीके से रहेगा। अगर मैं न्यूम्बर चैम्बर आपको दिखाऊं तो एक बार आने वाले टाइम में आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट इस न्यूम्बर चैम्बर पे करने होंगे, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि न्यूम्बर चैम्बर किस तरीके का होता है। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये इट्स अ न्यूम्बर चैम्बर। ये जो बीच में आप मिरर इमेज सा देख रहे हैं, दिस इज योर स्पेसिफिक काउंटिंग एरिया, जहाँ पे आप सेल को काउंट करते हैं। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में बात चल रही थी, माइक्रोस्कोप हो गया आपका, न्यूम्बर चैम्बर हो गया, उसके बाद आरबीसी पिपेट, उसके बाद आपका टेस्ट ट्यूब रैक, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो रहेगा। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कितने कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो 3 मेजर कंपोनेंट रहते हैं उसमें, सोडियम सिट्रेट 3 ग्राम्स, फॉर्मलिन 1 ml एंड डिस्टिल वाटर 100 ml। ये आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट तैयार होता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड का, जिसको हम आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कहते हैं। बात करें काउंटिंग चैम्बर में, तो न्यूमर काउंटिंग चैम्बर में आप कहाँ पे आरबीसी काउंट करेंगे, तो काउंटिंग चैम्बर आप देखेंगे 9x9 का एक बॉक्स रहता है, जिसके अंदर आपको सेंटर वाला 25 बॉक्सेस का जो एरिया है, उस 25 बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बॉक्स काउंट करने होते हैं, यानी साइड के चारों कॉर्नर और एक बीच का एक सेंटर, जो कि आर मार्क से आप डिनोट करके, कहीं भी आप डायग्राम में जब देखेंगे न्यूमर चैम्बर में, तो डब्ल्यू मार्क होगा आपका 4 साइड में जो बड़े स्क्वायर्स होंगे, और एक 25 बॉक्स का छोटा स्क्वायर होगा जिसमें आपके 5 बॉक्स होंगे, उसमें आपको चारों साइड के कॉर्नर और एक सेंटर आपका बॉक्स काउंट करना होता है। काउंटिंग का तरीका क्या होता है, जिग जैग काउंटिंग होती है, मतलब एक तरीके से आप फॉरवर्ड डाउन या फॉरवर्ड अप, इसी तरीके से आप सेल को काउंट करेंगे। तो जब आप सेल काउंट कर रहे हैं तो आपका जो अगर मैं लेंथ की बात करूं कितने बाय कितने का रहता है, तो जो आपका बॉक्स है वो 0.2 mm का रहेगा एक आर बॉक्स, और उस आर बॉक्स में जो एक छोटा सा बॉक्स होता है वो 0.05 mm का रहता है। उस बॉक्स के अंदर आपको सेल्स जो है वो स्टेन्ड क्रिस्टल के फॉर्म में, जैसे थोड़ा सा चमकता हुआ सा नजर आएगा, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो हल्का सा आपको ब्राइट वहाँ पे नजर आ रहा होगा। किस तरीके से अब आपका जो माइक्रो मेथड है, देखो 2 तरीके से मेथड हम यहाँ समझेंगे, एक है आपका माइक्रो मेथड और एक है आपका मैक्रो मेथड। तो सबसे पहले हम माइक्रो मेथड समझ लेते हैं कि माइक्रो मेथड में प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है आपको, स्पेशली इरिथ्रोसाइट काउंट के लिए। तो माइक्रो मेथड में सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0.5 मार्क तक आप आरबीसी पिपेट में ब्लड को ड्रॉ करेंगे। आपकी आरबीसी पिपेट पहचानने की क्या तरीका है, तो आरबीसी पिपेट में आपका रेड कलर की जो बिड होगी वो आपकी आरबीसी पिपेट की होगी, मार्किंग होगी उस पर 0.5, 1 और 10। आरबीसी पिपेट के बारे में बता रहा था, 0.5, 1 एंड 101 रेड कलर की बिड होगी, वो आपकी आरबीसी पिपेट है। डब्ल्यूबीसी पिपेट भी ऐसी होती है, 0.5, 1 और 11 मार्क होता है उसमें, और व्हाइट कलर की बिड होती है। चलिए अब आते हैं आरबीसी में आगे कैसे करना है। तो 5.5 तक आपने क्या किया, पहले आपने ब्लड सैंपल ले लिया, आइदर आपने कैपिलरी ब्लड लिया या ईडीटी ब्लड लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा ब्लड आपने वाइप किया बाहर से विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर, और फिर आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है, कहाँ, 101 मार्क तक। डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेने के बाद आप उसको जेंटली मिक्स करोगे। मिक्स करने का जो तरीका है, हमेशा जो टिप होगी आपकी इस तरीके से रोटेट होगी, आपको इस वर्टिकली इस तरीके से मूव नहीं करना है, आपने क्या करना है, ऐसे पाम पे रखना है और इस तरीके से आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, और जो बल्ब एरिया है उसके अंदर जो आपका ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड ये दोनों चीज उसमें मिक्स होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप न्यूमर चैम्बर लेंगे, पहला ड्रॉप जो है वो डिस्कार्ड करेंगे। क्यों डिस्कार्ड करेंगे, उसका रीजन है, यानी 0.5 से लेके जो 1 तक का था वो उसमें सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहा गया है, बाकी जो आपका बल्ब है उसमें मिक्सचर है। तो पहला ड्रॉप जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा ड्रॉप जो आएगा वो आपका न्यूमर चैम्बर के ऊपर कवर स्लिप रहेगी, जैसे सपोज ये न्यूमर चैम्बर है, इसके ऊपर कवर स्लिप है, थोड़ा साइड में एज जगह रहेगी, वहां से आप पिपेट करेंगे 1 ड्रॉप जो आपका पिपेट होगा, और उसको स्टैग्नेंटली वहीं पे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, कि वो सेल्स जो है वो प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाए उस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर। क्योंकि डेप्थ जो होती है यहाँ पे, जो डेप्थ होती है उसकी न्यूमर चैम्बर की डेप्थ को ऐसे समझ लो कि जैसे ये है आपका हल्का सा यहाँ से उठा हुआ रहता है, तो ये जो आप डेप्थ देख रहे हो ये वाला पोर्शन, दिस इज अ डेप्थ। तो ऐसी जो डेप्थ होती है वो 0.1 की रहती है वहाँ पे न्यूमर चैम्बर में। तो उस 0.1 एरिया में, यानी ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, सपोज ये 0.1 mm का है, तो यहाँ पे पूरा फ्लूइड जो है वो प्रॉपरली सेटल हो जाता है, और जो सेल्स है वो फिक्स हो जाते हैं आपके चैम्बर पे। फिक्स मतलब परमानेंटली फिक्स नहीं होते, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जब तक आपको काउंट करना है वहाँ पे वो फिक्स रहेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको 2 से 3 मिनट आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, वो फिक्स हो जाएंगे सेल फिक्स करने के बाद अब आपका काम आता है माइक्रोस्कोपी के ऊपर। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोपी में लेके जाएंगे तो माइक्रोस्कोपी में आपने क्या करना है, सबसे पहले 10x पे फोकस करना है। 10x पे जब आप फोकस करेंगे तो आपको जो एरिया है वो प्रॉपरली दिखाई देगा।
उसके बाद आप 40x पे जब उसको लेंस को मूव करेंगे तो 40x पे आप इजीली सेल्स को इंडिविजुअली काउंट कर पाएंगे कि एक बॉक्स में कितने सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सेल काउंट करने के बाद अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हम काउंटिंग जो है वो दे सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला यूज होता है नंबर ऑफ सेल काउंट, यानी एक बॉक्स में जो आपने सेल काउंट किए 5 आर के बॉक्स थे मार्क के, तो जो सेल आपने काउंट किए इनटू में आपका डाइल्यूशन कितना था 1:200 था, तो यहाँ पे 200 जो हो गया आपका डाइल्यूशन हो गया। एरिया काउंट की बात की जाएगा तो 1/5, ठीक है, 1/5 आपका एरिया हो गया टोटल काउंटिंग में। और डेप्थ की बात की जा रही है तो 0.1। अगर मैं इसको स्पेसिफिक मैथमेटिकली सॉल्व करूं तो आपका लेट द नंबर ऑफ सेल काउंट बी x, अगर हमने x लिया, x मल्टीप्लाइड 200 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 0.1। तो यहाँ पे अगर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूले में और इसको सॉल्व करते हैं, यानी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 0.1 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा नंबर ऑफ सेल काउंट मल्टीप्लीकेशन में 10,000 सेल्स पर क्यूबिक mm, यानी जितने आपने सेल काउंट किए हैं उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका जो स्पेसिफिक नंबर आएगा दैट विल बी योर इरिथ्रोसाइट काउंट ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल। तो ये माइक्रो मेथड था आपका प्रोसीजर फॉर आरबीसी काउंट के लिए। अब आते हैं मैक्रो मेथड के ऊपर। यहाँ मैक्रो मेथड क्यों बताने की जरूरत है, तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपके पास आरबीसी पिपेट नहीं है तो उस केस में आप कैसे पिपेट करोगे, यानी क्या चीज आपको कितना पिपेट करना है ये कैसे पता लगेगा। तो उस टाइम पे आपको मैक्रो मेथड फॉलो करना है। मैक्रो मेथड में सिर्फ और सिर्फ पिपेटिंग का फर्क है, बाकी सारा प्रोसीजर मतलब उस पे चैम्बर पे डालने के बाद काउंटिंग का सारा प्रोसीजर वही है। मिक्सिंग और पिपेटिंग सिर्फ यही दो फर्क होता है। सबसे पहला जो पिपेटिंग था वो वहां पे आप 0.5 और 101 लेके चल रहे थे अगर आपके पास आरबीसी पिपेट थी। अगर आपके पास आरबीसी पिपेट नहीं है, माइक्रो पिपेट है, तो उस केस में आप 20 माइक्रोलीटर जो है आप ब्लड सैंपल लोगे और 3980 माइक्रोलीटर जो है ये आप डाइल्यूटिंग फ्लूइड लोगे। नंबर याद रखिएगा 1:200 बनाना है। यहाँ पे 20 माइक्रोलीटर आपका ब्लड है और 3980 माइक्रोलीटर जो है ये आपका डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। इसको आप टेस्ट ट्यूब में डाल के और उसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप पिपेट करेंगे। पिपेट करने के बाद एक ड्रॉप आप सीधा न्यूमर चैम्बर पे डाल के, और जो आपका माइक्रो मेथड था उसके बाद आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर टोटल रेड ब्लड सेल काउंट और इरिथ्रोसाइट काउंट बाय मैनुअल मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप आसानी से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरबीसी बता सकते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी बता सकते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर बता सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो मेथड का डिफरेंस बता सकते हैं और साथ ही साथ में कैलकुलेशन फॉर्मूला बता सकते हैं। कीप स्टडिंग। थैंक यू।